जो लोग कानून तोड़ने का साहस करते हैं उनके लिए जेल एक जीवंत दुस्वप्न बन जाती है। हालांकि इतिहास में कुछ लोगों ने अपनी कैद को एक शानदार जीवन में बदल दिया। जेल की दीवारों के भीतर वे निर्विवाद सत्ता के स्वामी थे, जो अपना खुद का कानून चलाते थे। 1920 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की सड़कों से एक ऐसी हस्ती उभरी जो संगठित अपराध का पर्याय बन गई। अल कपोन। निषेध युग प्रोहिबिशन एरा के दौरान उसकी शक्ति असीमित थी और उसने कुख्यात शिकागो आउटलॉ गैंग का नेतृत्व किया, लेकिन उसकी बड़ी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद उसे एक साधारण से अपराध ने गिरा दिया। 1931 में उसे कर चोरी, टैक्स चोरी के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खूंखार अल्काट्राज जेल में कैद कर दिया गया। अल्काट्राज की ऊंची दीवारों के पीछे कपोन की ख्याति ने सुनिश्चित किया कि उसे विशेषता मिले। उसकी कोठरी आम कैदियों की तरह नहीं थी। उसमें आरामदायक फर्नीचर, निजी शौचालय और यहां तक कि विशेष व्यंजन भी थे, ऐसे विलासिता के साधन जो जेल में सोचना भी असंभव था। उसे एक आरामदायक सेल और अतिरिक्त सुविधाएं दी गईं जो उसे आम कैदियों से अलग बनाती थी। लेकिन उसे यह सब विलासिता जेल में कैसे मिली? उसका प्रभाव अल्काट्राज के गार्डों तक फैला हुआ था, जो डर या लालच के कारण उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे। गॉटी, जॉन जोसेफ गॉटी, एक नाम जो सम्मान और भय के साथ लिया जाता था, एक दृढ़ निश्चयी और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। गैम्बिनो अपराध परिवार का निर्दयी प्रमुख होने के नाते उसने टेफ्लॉन डॉन की कुख्यात उपाधि अर्जित की। गैम्बिनो परिवार के भीतर उसका उत्थान उसकी अटूट निष्ठा और निर्दयतापूर्ण दक्षता से चिह्नित था। गॉटी के शासन के तहत गैम्बिनो परिवार संगठित अपराध की दुनिया में एक अजेय शक्ति बन गया। उसकी रणनीतिक सोच और योजनाबद्ध क्रूरता ने उसे वर्षों तक अपराध की दुनिया पर शासन करने में सक्षम बनाया। ऐसा लग रहा था कि गॉटी अजेय था, लेकिन 1992 में उसकी किस्मत खत्म हो गई जब उसे हत्या, रंगदारी और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। गैम्बिनो परिवार के निर्विवाद प्रमुख के रूप में उसका शासन समाप्त हो गया, लेकिन अधिकतम सुरक्षा वाली संघीय जेल की दीवारों के भीतर भी उसकी खतरनाक अपराधी की छवि उसके साथ थी। रिपोर्टों के अनुसार गॉटी को एक विशेष कोठरी मिली थी जो सामान्य जेल की कठोर वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी। कहा जाता था कि गॉटी को जेल में भी ऐसी सुविधाएं और आराम मिलते थे जो आम कैदियों के लिए कल्पना से परे थे। अफवाहें थीं कि गॉटी को विशेष सुविधाओं और अधिकारों तक पहुंच प्राप्त थी जो अन्य कैदियों के लिए असाधारण थे। उसकी कोठरी उसके शक्ति के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। जोआक्विन आर्चिवाल्डो गुज़मैन लोएरा, जिसे एल चापो के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। कुलियाकान, मेक्सिको की कठोर भूमि से उठकर उसने नशीली दवाओं के व्यापार में एक केंद्रीय भूमिका हासिल की। उसकी सत्ता सीमाओं को पार कर गई, जिससे कुलियाकान कार्टेल एक विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य बन गया। एल चापो, जो कार्टेल का कुख्यात सरगना था, विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक निरंतर चुनौती बना रहा। यह बिल्ली और चूहे का एक अंतहीन खेल था जिसमें वह और अधिकारी आमने सामने थे। जब उसे मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया तो उसने जेल को अपने व्यक्तिगत साम्राज्य में बदल दिया। व्यापक भ्रष्टाचार के माध्यम से कैद के बावजूद वह विलासिता का आनंद लेता था, नियम बनाता था, शानदार पार्टियां आयोजित करता था और महिलाओं की संगति सहित कई भोग विलास में लिप्त रहता था। लेकिन एल चापो की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और वह कैद में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भागना उसके लिए एक सामान्य बात बन गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह कभी कैद नहीं रहना चाहता था। हालांकि उसकी बार बार की गई सफल जेल तोड़ने की घटनाएं अंततः उसके पतन का कारण बनी। जब मैक्सिकन अधिकारियों ने उसे अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना के बारे में सतर्क किया तो उसे एहसास हुआ कि वह एक कठिन सजा का सामना कर सकता है। अंततः पुनः गिरफ्तारी के बाद उसे जल्दी से अमेरिका भेज दिया गया, जहां उसे एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। एक ऐसा जेल सिस्टम जो भ्रष्टाचार से अछूता था
और जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैक्सिकन और अमेरिकी जेलों के बीच का अंतर एल चापो के लिए एक कठोर झटका था। अब वह कठोर परिस्थितियों में कैद है, बिना उन विशेषाधिकारों के जो उसे मैक्सिको में प्राप्त थे। उसकी कहानी अन्य ड्रग सरगनाओं के लिए एक चेतावनी है कि अत्यधिक लालच अंततः पतन का कारण बनता है। एल चापो का साम्राज्य इस बात का प्रमाण है कि सत्ता अस्थायी होती है और न्याय से बचना असंभव। बार्न्स लीरॉय निकोलस बार्न्स, जिसे दुनिया निक्की के नाम से जानती थी, एक शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति था। न्यूयॉर्क शहर के हलचल भरे माहौल में जन्मे उन्होंने एक कुख्यात ड्रग लॉर्ड के रूप में उभरकर अपनी सामुदायिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। उनके आकर्षण और चतुराई ने उन्हें हार्लेम की कठिन सड़कों से उठाकर ड्रग व्यापार के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अत्यंत कुशलता से किया, जिससे वह आदर और भय दोनों का पात्र बन गए। निक्की बार्न्स का साम्राज्य पूरे न्यूयॉर्क शहर में फैला हुआ था। उनका गैंग अत्यंत परिष्कृत और रणनीतिक तरीके से मादक पदार्थों का व्यापार करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में कानून से बचना हमेशा संभव नहीं होता और आखिरकार 1978 में उन्हें ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन कैद होने के बावजूद निक्की बार्न्स ने सभी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने जेल के अंदर भी अपने घर जैसी सुविधाओं का आनंद लिया। भ्रष्ट जेल प्रहरी उनके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी सत्ता जेल की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अंदर से ही बाहरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे थे। उनकी कोठरी किसी राजा के महल से कम नहीं थी। मुलायम रेशमी चादरें उनके बिस्तर पर बिछी होती थीं, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थीं और समय समय पर उन्हें शानदार व्यंजन परोसे जाते थे। उनका जीवन किसी भी प्रकार से एक सामान्य कैदी की कठोर वास्तविकता जैसा नहीं था, बल्कि यह एक शाही किले के समान था, जहां सत्ता ही सर्वोच्च थी। पाब्लो एस्कोबार, कुख्यात कोलंबियाई ड्रग माफिया, संगठित अपराध की दुनिया में एक अनोखी और खतरनाक शख्सियत था। उसने पारंपरिक दंड व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपनी खुद की जेल बनाने के लिए असाधारण कदम उठाए। उसका कुख्यात नारा प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या सीसा, एक खतरनाक विकल्प पेश करता था। या तो उसकी रिश्वत स्वीकार करें या फिर मौत का सामना करें। कोलंबियाई सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के साथ एस्कोबार की दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इसी दौरान ला कैथेड्रल, एक दुर्ग जैसी निजी जेल, कोलंबिया की हरी भरी पहाड़ियों में बनाई गई। यह जेल सिर्फ एक कैदखाना नहीं थी, बल्कि एस्कोबार की अकाट्य शक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई। इसमें लग्जरी सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फुटबॉल मैदान, महंगी शराब से भरा बार और एक शानदार जैकुजी जैसी चीजें इसे किसी रिसोर्ट से कम नहीं बनाती थीं। इस जेल के अंदर एस्कोबार ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसने जेल की पारंपरिक धारणा को ही बदल दिया। उसकी कोठरी किसी राजा के शाही कक्ष से कम नहीं थी। महंगे फर्नीचर, बेशकीमती कलाकृतियां और आलीशान बिस्तर उसकी ताकत का सबूत थे। भले ही वह कैद में था, लेकिन उसका प्रभाव जेल की दीवारों से भी परे था। वह अब भी ड्रग्स की दुनिया पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखे हुए था। यहां तक कि सबसे सख्त प्रहरी भी उसके आगे झुकने को मजबूर थे। एस्कोबार की जेल की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है और कैसे एक कैदी भी जेल में रहकर राजा बन सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ये ड्रग माफिया स्वाभाविक रूप से इतने प्रभावशाली होते हैं या फिर यह जेल व्यवस्था की खामियों का परिणाम है?